Hello students, welcome to Aligarh's #1 commerce channel. I am Humaira Mansoor and I am here to teach you English for your competitive examination. Let me tell you something about myself. I have done BSc Zoology Honours from Aligarh Muslim University, MSc Microbiology and B.Ed, that too from Aligarh Muslim University. Now, before diving into our main lecture for today, I would like to discuss your syllabus. It is very important for you to know your syllabus thoroughly. ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है. अगर आपको अपना syllabus नहीं पता तो आप बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में हैं. आप अपनी स्टडी को फोकस तरीके से नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए मैं पहले चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने सिलेबस को देख लें. तो पहला पार्ट जो आपके सिलेबस का है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये एक ऐसा एरिया है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है. अगर आप पास्ट ईयर्स पेपर देखें तो 2017, 18, 19, 20 इन सब के पेपर में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपको बहुत बड़ी एडवांटेज देता है. अगर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे. इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं. एक होते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, दूसरे होते हैं सेंटेंस की फॉर्म में. तो पैराग्राफ की फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ. आपको अच्छे से उसको समझना है, उसके मीनिंग को समझना है. फिर उस पे बेस्ड आपको 6 to 7 क्वेश्चंस मिलेंगे. वो 6 to 7 क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको उसी पैराग्राफ से ढूंढने हैं. तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपके सामने ही सारा मटेरियल अवेलेबल है और सारी बात आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है. इसमें आपको वर्ड मीनिंग भी फाइंड आउट करने को मिल सकते हैं, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स भी फाइंड आउट करने को मिल सकते हैं. तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से ये वाले पार्ट को पढ़ के समझना है. दूसरी चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सेंटेंसेस. छोटे छोटे सेंटेंसेस, 1 या 2 लाइन के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और उसी तरह के क्वेश्चन आपको जैसे पैराग्राफ में थे इसी तरह के क्वेश्चन आपको सेंटेंस में मिलेंगे. या तो आपको मीनिंग फाइंड आउट करना होगा या आपको एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को फाइंड आउट करना होगा या फिर सिनोनिम यानी जिन वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है वो फाइंड आउट करना होगा. तो ये तो हो गया आपके सिलेबस का पहला पार्ट. दूसरा पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर में आपको किसी भी सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने को मिलेगा. आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से एरर ढूंढ के बताना है. देन कम्स ग्रामर. अब ग्रामर में सिलेबस में तो कुछ डिफाइन नहीं किया है, बट ग्रामर का पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको फ्यूचर लेक्चर्स में कवर कराऊंगी. देन कम्स वोकैबुलरी. वोकैबुलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश वाले पोर्शन का. अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है दैट मीन्स यू आर मिसिंग आउट ऑन 4 to 5 क्वेश्चंस. वोकैबुलरी में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो होते हैं साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा एनरिच करें. इस पे रोज़ आप वर्क करें. वोकैबुलरी आपको 1 या 2 दिन के पढ़ने से वर्ड्स याद नहीं होंगे. इवन इफ़ यू ट्राई, आप 1-2 दिन नए वर्ड्स पढ़ेंगे, यू वोंट बी एबल टू रिटेन. आपके दिमाग में वो नहीं रहेगा, दूसरे ही दिन आप वो भूल जाएंगे. तो आपको रोज़ उस पर प्रैक्टिस करनी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर लेक्चर में आपको न्यू वर्ड्स बताऊँ, उनके एंटोनिम्स बताऊँ और उनके मीनिंग्स बताऊँ. ये मेरा कॉन्स्टेंट एफर्ट होगा. इसलिए मैंने इस लेक्चर में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जहां मैं 5 न्यू वर्ड्स आपको हर लेक्चर में बताऊंगी विद देयर एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स.
तो वो हमारा ये एरिया बिल्कुल टैकल हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप इजीली कवर कर पाएंगे उनको। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस के पार्ट्स को समझना होगा कि एक सेंटेंस का क्या क्या पार्ट होता है। उससे आप सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन जिसमें आपको रॉन्ग सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं या करेक्ट सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं, आप वो बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो रिलेशनशिप शो करते हैं हमारे नाउन और हमारे सब्जेक्ट, हमारे वर्ब के साथ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जैसे एट, ऑन, अंडर, बीनीथ, ये इस तरह के सारे वर्ड्स जिसमें कि हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे और होपफुली आप लेक्चर के एंड में कंफ्यूजन और आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। हमारा लास्ट पार्ट है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। तो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो फिल इन द ब्लैंक टाइप के होंगे। तो आपका जो सेंटेंस होगा उसमें आपको 2 ब्लैंक्स भी मिल सकते हैं। जी, 2 ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन होते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी होती है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की। लेकिन आपकी अगर ग्रामर स्ट्रांग होगी, आपने अगर लेक्चर सब ध्यान से सुने हैं, तो वो बहुत आसानी से आप फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारे सिलेबस की बात। नाउ लेट अस मूव टू आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे विच इज़ नाउन। तो नाउन हम सब ने हमेशा ही पढ़ा है, बचपन से हर क्लास में पढ़ा है, और उसकी डेफिनेशन होती थी नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, विच स्टिल इज़, अभी भी वही डेफिनेशन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन क्या कभी हमने ये समझने की कोशिश करी है कि नाउन का मेन पर्पस क्या होता है? तो एक बार ये डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। Nouns are any class of words that typically can be combined with determiners to serve as the subject of a verb. It can be an object or set of objects or a person or people, places, ideas or emotion. तो अब इस डेफिनेशन को एक बार ब्रेक डाउन करके थोड़ा समझ लेते हैं। नाउन वो वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंसेस का मेन पार्ट फॉर्म करते हैं, जिसके बारे में हम अपने सेंटेंस में बात करते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारा सेंटेंस घूमता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है और वही हमारा नाउन भी होता है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन भी हो सकते हैं। एक तो हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी के वो नाउन हो जाएंगे। अब नाउन को जो हेल्प करते हैं वो हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स बहुत सारी चीज़ें हमें नाउन के बारे में बताते हैं। डिटर्मिनर्स बताते हैं कि नाउन प्लूरल है या सिंगल है, कॉमन है या प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें डिटर्मिनर्स बताते हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में भी हम डिटेल में फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं हम कर सकते कि नाउन के बारे में पढ़ें, डिटर्मिनर्स ना पढ़ें, वर्ब ना पढ़ें। तो हम सभी चीज़ फ्यूचर लेक्चर में होपफुली हम कवर करेंगे और आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कोई पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, एक कोई जगह भी हो सकती है या एक से ज़्यादा जगहें भी हो सकती हैं, और आइडियाज़ और इमोशन भी नाउन होते हैं। हम अक्सर इन दोनों ही चीज़ों को नाउन की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं या इंक्लूड नहीं करते या भूल जाते हैं। तो नाउन आइडियाज़ भी हैं, इमोशंस भी हैं हमारे, जैसे कि हमारे ये जो वर्ड है लव या हेट, ये हमारे इमोशंस हैं। या रिजेंटमेंट, कोई चीज़ आपको बिल्कुल नागवार लगती है या बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप उसको रिजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है रिजेंटमेंट। कोई सिचुएशन में आप हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है सिचुएशन, तो आप उस सिचुएशन को रिजेंट करते हैं। तो ये भी चीज़ होती है नाउन, ये सब नाउन है। आई होप आपको डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो नाउन के ये फॉलोइंग टाइप्स हैं: कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसकी जो टाइप्स हैं वो तो 10 हैं, लेकिन ये सर्कल्स 5 हैं।
वो इसलिए कैटेगराइज इस तरीके से किए गए हैं क्योंकि ये दो कैटेगरीज और ये दो कैटेगरीज और ये वाली कैटेगरी, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि कॉमन नाउन का ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन, और कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंगुलर नाउन का ऑपोजिट होता है प्लूरल नाउन। कंपाउंड नाउन का ऑपोजिट होता है कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल का ऑपोजिट होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहली हमारी जो कैटेगरी है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर वर्ड्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड और जेनेरिक पीपल, प्लेसेस और थिंग। इसका क्या मतलब हुआ? कॉमन नाउन वो वर्ड्स हैं जो कि अनडिफाइंड है, यानी कि किसी स्पेसिफिक चीज या जगह या आदमी के बारे में बात नहीं हो रही है, जनरल टर्म्स में बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, कंट्री। तो यहां जब ये वर्ड लिखा है कंट्री, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्री है जो कि कोई भी कंट्री हो सकती है। तो ये कॉमन नाउन हुआ। तो कंट्री इज अ कॉमन नाउन दैट रेफर्स टू जेनेरिक प्लेस, व्हाइल द वर्ड कैनेडा, तो इसी के ऑपोजिट यहाँ पे एक वर्ड है कैनेडा, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री है। तो ये कॉमन नाउन नहीं हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉमन नाउन के। जैसे कि हाउस, यानी कोई भी घर हो सकता है, कोई भी घर, हम स्पेसिफिकली किसी एक घर की बात नहीं कर रहे। अ हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, जब हम इस सेंटेंस में कहते हैं अ हाउस इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाउस ईंटों से बनाया जाता है। अब सारे ही घर ईंटों से बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे इस सेंटेंस में हाउस हमारा कॉमन नाउन है। कैट, अगर हम कैट की बात करते हैं तो कैट कोई भी कैट हो सकती है। अगर हम बोलेंगे आई हैव अ पर्शियन कैट, तो जो वर्ड होगा पर्शियन कैट वो कॉमन नाउन नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो सिर्फ कैट अगर हम कहते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन होता है। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल है गर्ल, फुट, कंट्री। ये सारी चीज़ें, ये सारी ही चीज़ें कॉमन नाउन में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब हम आते हैं अपनी अगली कैटेगरी, जो कि कॉमन नाउन की कंप्लीट ऑपोजिट है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हेल्प्स डिस्टिंग्विश अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जो हमारी जो कंडीशन थी कॉमन नाउन में कि कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं थी, सब जनरल था, अब यहाँ पे हर चीज़ स्पेसिफिक है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात होगी, किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात होगी, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हम करेंगे अपने सेंटेंस में। जो नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा वो स्पेसिफिक होगा, उसी की तरफ सारी बात डायरेक्टेड होंगी। These words should be capitalized, ये एक पहचान है प्रॉपर नाउन की। जब भी आप सेंटेंस में कभी प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो आप उसको हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। अगर आपका वो वर्ड सेंटेंस को शुरू कर रहा है, या फिर वो सेंटेंस के कहीं बीच में आ रहा है, या फिर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, आप हमेशा उस नाउन को कैपिटलाइज करेंगे। ये एक पहचान है प्रॉपर नाउन की। दूसरी बात है द नेम ऑफ पीपल, टाइटल ऑफ बुक्स, नेम ऑफ रिवर, कंट्रीज आर प्रॉपर नाउन। इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो सब प्रॉपर नाउन होंगी। अब प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे नाम लिखा है सारा, तो सारा एक लड़की का नाम है। जो हमने कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देखा था वो था गर्ल, यानी कोई भी एक गर्ल। लेकिन जब हम बोलेंगे सारा तो हम अपनी बात स्पेसिफिकली सारा को डायरेक्ट करके कर रहे हैं, यानी सारा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सारा जो है वो यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, प्राइड एंड प्रेजुडिस एक बहुत ही फेमस बुक है बाय अ वेरी फेमस ऑथर जेन ऑस्टिन।
जेन ऑस्टिन एक नॉवेलिस्ट, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी इन द 18th सेंचुरी, तो ये उनकी बहुत फेमस किताब है। तो अब यहाँ हम सिर्फ किसी भी किताब की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की। तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ, ये एक बुक का टाइटल है। ऐसे ही जितनी भी बुक के टाइटल्स होंगे, जितनी भी बुक के टाइटल्स के बारे में हम कभी बात करेंगे, वो सब हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में सिचुएटेड है, ये बात आपको पता होगी। अब यहाँ पे हम किसी भी स्टैचू की बात नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है। तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पेप्सी। पेप्सी एक ब्रांड है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ ब्रांड नहीं कह रहे, यहाँ पे हम कह रहे हैं स्पेसिफिकली पेप्सी। तो ऐसे जितने भी स्पेसिफिक ब्रांड नेम्स होंगे वो भी आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। आपका नाम, मेरा नाम, और जो भी कोई पर्टिकुलरली हम किसी को भी रेफर करेंगे या सेंटेंस में किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन होंगी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, विच इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू 5 सेंसेस। अब इस बात का क्या मतलब है? कॉन्क्रीट नाउन वो चीज़ है जो आप अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उसको आप देख सकते हैं, या तो आप सुन सकते हैं, या तो आप स्मेल कर सकते हैं, या तो आप टच कर सकते हैं। ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं। तो अगर तो आप इनमें से किसी भी एक या सारी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ये बात आप क्लियर कट कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, तो वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, मॉन्यूमेंट, जर्नल, प्राइज। तो टेबल भी आप इसको टच भी कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, तो टेबल एक कॉन्क्रीट नाउन हुआ। मॉन्यूमेंट को भी आप टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन हुआ। जर्नल को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है, ये भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन हुआ। फ्राइज को हम खा सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये भी कॉन्क्रीट नाउन हुआ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, म्यूजिक को आप देख नहीं सकते, लेकिन म्यूजिक को आप सुन सकते हैं, तो वो हमारी एक सेंस का वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम उसको सुन सकते हैं, तो वो भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन हुआ। तो इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए या किसी भी एक सेंस का इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसके एग्जिस्टेंस को हम कंफर्म कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी कॉन्क्रीट नाउन हुई। अब अगली हमारी जो कैटेगरी है वो कॉन्क्रीट नाउन से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ। एब्स्ट्रैक्ट कोई वो चीज़ होती है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, फिजिकली नॉट प्रेजेंट। These are intangible ideas that can't be perceived with 5 senses। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये किस तरह के आइडियाज हैं? इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब भी वही है जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, यानी कि फिजिकल फॉर्म में ना प्रेजेंट होना। और यहाँ पे वही बात है जो बात हमने कॉन्क्रीट नाउन में पढ़ी कि 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना। अब अगर हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके ये देखना चाहें कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर नहीं करती है तो मतलब वो कैटेगरी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई, सच एज सोशल कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। तो इस तरह की हमारी सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है। अब हम इसमें देख लेते हैं लव, एंगर, क्रिएटिविटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, लोनलीनेस, वेरीनेस, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये जो चीज़ है लव, एंगर, ये हमारे इमोशंस हैं। हम इन चीज़ों को
देख नहीं सकते, हम इन चीज़ों को सुन नहीं सकते, हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए इनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते। ये चीज़ें हम अपने जेस्चर्स के थ्रू फील तो कर सकते हैं या किसी और के जेस्चर के थ्रू फील तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फिजिकली देख नहीं सकते या 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो इस तरह की चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। फिर आती है क्रिएटिविटी, कि कोई कितना क्रिएटिव है, कोई कितनी नई चीज़ों को बना सकता है या न्यू आइडियाज़ को शेप और फॉर्म दे सकता है। तो क्रिएटिविटी ये चीज़ भी हमारे दिमाग में ही होती है, इट्स ऑल इन आवर माइंड। फिर आता है जस्टिस और डेमोक्रेसी। ये दोनों ही चीज़ क्या है? ये है सोशल कॉन्सेप्ट्स, यानी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जस्टिस हो, डेमोक्रेसी हो। लेकिन क्या कभी आपने डेमोक्रेसी को फिजिकल फॉर्म में देखा है या जस्टिस को फिजिकल फॉर्म में देखा है? नहीं, हम इन चीज़ों को फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। सिर्फ हम देख सकते हैं अगर हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं तो हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। लोगों के जेस्चर्स के थ्रू, हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स की जो स्ट्रैटेजी हैं उनके थ्रू हम ये चीज़ फील तो कर सकते हैं या इनका लैक होना फील तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फिजिकल फॉर्म में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ऐसे ही लोनलीनेस, वेरीनेस, एग्जिस्टेंशियलिज्म। लोनलीनेस, अकेलापन फील हो सकता है, सिर्फ कभी दिखाई दिया है किसी को अकेलापन? अकेलापन दिखाई देने वाली या सुनाई देने वाली चीज़ ही नहीं है। ऐसे ही बात आती है वेरीनेस की, जब किसी खतरे को देखते हुए आप सतर्क हो जाते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं वेरीनेस। कोई डेंजर वाली सिचुएशन है, समवन इज पोजिंग अ डेंजर एट यू, तो आप जो अचानक से सतर्क हो जाते हैं या अलर्ट हो जाते हैं, वो चीज़ वेरीनेस है। तो ये एक आपका इंस्टिंक्ट है, ये जो चीज़ आपके अंदर जागी एक रिस्पॉन्स है, वेरीनेस। तो ये चीज़ भी आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही एग्जिस्टेंशियलिज्म, आजकल एक बड़ी पॉपुलर आइडियोलॉजी और ये थ्योरी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन के एग्जिस्टेंस और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जब इंसान सोचने लगता है कि उस लाइफ में हमारा क्या पर्पस है, ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंशियलिज्म में आती हैं। तो इंसान सोचता है यानी ये चीज़ उसके दिमाग में ही है। दैट मीन्स कि ये चीज़ क्या है? ये चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है। अब हम अपनी अगली कैटेगरी पे मूव करते हैं, जो कि है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन्स आर नाउन दैट रेफर टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कैट इज वन एनिमल एंड बनाना इज वन फ्रूट। अब ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। बहुत आसान होता है सिंगुलर नाउन, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही नाउन के बारे में बात होती है। पूरे सेंटेंस में जब हम बात करेंगे तो एक से ज़्यादा नाउन तो आ सकते हैं, लेकिन वो नाउन का जो नंबर होगा वो एक ही होगा। जैसे कि अ कैट, अ डॉग, एन एलिफेंट, तो ये सारी चीज़ें नाउन है, एक ही नंबर में है, एक ही नंबर में प्रेजेंट है। जैसे कि मैं बोलूँ आई वेंट टू द सी एंड आई सॉ अ टाइगर, अ लायन एंड अ राइनोसोरस। तो इस सेंटेंस में 3 नाउन हैं, टाइगर, लायन और राइनोसोरस, लेकिन उन तीनों का नंबर एक ही है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर, सिर्फ एक ही, एक टाइगर, एक लायन, एक राइनोसोरस। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउस, कैट, गर्ल, फुट, कंट्री, ये सब ही सिंगुलर है। अगर सिंगुलर नहीं होता या एक से ज़्यादा होता तो हम इसको प्लूरल बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा होता हाउसेज, और यहाँ पे लिखा होता कैट्स, यहाँ लिखा होता गर्ल्स, यहाँ लिखा होता फीट, यहाँ लिखा होता कंट्रीज। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें लिखा है वी वेंट टू अ चाइनीज रेस्टोरेंट लास्ट वीक। तो यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो है चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट।
यहाँ पे एस नहीं लगा, दैट मीन्स कि एक ही नाउन के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे और क्या चीज़ है जो हमें बता रही है कि सिंगुलर नाउन है? अ। यहाँ पे ए लिखा है जो कि एक डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बारे में हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन ए जब भी नाउन से पहले आता है तो वो हमें ये बताता है कि ये एक सिंगुलर नाउन है। एक और सेंटेंस देखते हैं और इसको और समझते हैं। माई ब्रदर वर्क्स एट एन इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी, तो कंपनी यानी सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है। और यहाँ लिखा है एन। एन कब आता है? एन आता है जब भी हमारा नाउन वॉवल से शुरू होता है। तो उससे पहले जब हम डिटर्मिनर लगाते हैं तो हम लिखते हैं एन। एन का बिल्कुल पर्पस ए जैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा नाउन शुरू होता है वॉवल से। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हो रहा है आई से। तो इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा वर्ड है उसको हम एक कंप्लीट नाउन की तरह डील करेंगे। इसको हम कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं, जो कैटेगरी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो कि है प्लूरल नाउन। ये कंप्लीट ऑपोजिट होता है सिंगुलर नाउन से। प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन ऑफ समथिंग, यानी जब एक से ज्यादा चीज की बात हो रही होती है। ये तो बहुत ही आसान सी बात है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन काफी आसान है समझना। लेकिन जो मुश्किल होती है वो तब आती है जब हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करना होता है या ऑपोजिट करना होता है उसका। तो तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक थंब रूल नहीं है कि आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर दें या सभी के लिए एक जैसा रूल हो। सारे वर्ड्स या सारे नाउन के लिए एक रूल नहीं फॉलो करते हम। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। और बहुत से तो इस तरह के नाउन हैं जो किसी कैटेगरी या किसी एक पर्टिकुलर टाइप में फॉल ही नहीं करते। तो उसको भी हम आगे टैकल करेंगे, आगे देखेंगे कि क्या करते हैं उसमें। तो यहाँ पे लिखा है मेनी नाउन्स जस्ट नीड एन एस एडेड एट द एंड टू मेक देम प्लूरल। तो बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिनको कि सिर्फ एस ऐड करने की जरूरत होती है उनके एंड पे और वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है बी, तो बी यानी कि मक्खी एक नाउन है। अगर हम इसको प्लूरल करना चाह रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे एस लगा दें, जैसे कि इस सिचुएशन में हमने लगाया है एस, तो प्लूरल हो गया बीज। तो ये एक मान लीजिए आप एक ये रूल है, लेकिन ये फिक्स रूल नहीं है, इससे भी डेविएशन होता है वर्ड्स का। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये सब मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं, नाउन्स दैट ऑलरेडी एंड विद एन एस यू मे नीड टू ऐड ES to the end to make their plural form। ऐसे नाउन जो कि S से खत्म होते हैं, किस चीज से, किस वर्ड से, S से खत्म होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं ES का। जैसे कि ये वर्ड है क्लास, तो क्लास में जब हम ऐड करेंगे ES तो वो वर्ड प्लूरल हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लासेस। तो ये एक रूल हो गया। और बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे नाउन इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जब भी हम इस तरह के वर्ड्स देखें जो एस से एंड हो रहे हैं, अगर हम उसमें ES ऐड कर दें एंड पे तो वो प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी बात याद रखनी है कि बहुत सारे वर्ड्स इस कैटेगरी या इस रूल को फॉलो नहीं करते, वो इसका एक्सेप्शन होते हैं। इसमें जो एक और रूल है वो है we may add IES to some nouns ending with Y to make it plural। अब इसमें ये क्या बात कही जा रही है? ऐसे नाउन जो कि Y पे ख़त्म होते हैं, ऐसे नाउन जिनका लास्ट लेटर Y है, अगर हमको उनको प्लूरल बनाना है तो हम उसमें IES ऐड कर दें अगर, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है कंट्री। Country becomes countries when IES is added in place of Y।
तो y को हटाकर यहाँ पे IES का एडिशन हो जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा। अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी पे आते हैं जो कि है इर्रेगुलर नाउन। Irregular plural nouns are those who do not follow any of the following category, या जो हमने अभी कैटेगरी पढ़ी तीन, उनमें से किसी को भी irregular plural nouns फॉलो नहीं करते। इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। ये सब अलग अलग तरीके से प्लूरल बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल men, wolves, feet, children, knives, sheep, binoculars, education, ये सारे ही वर्ड आपको अलग अलग तरीके से प्लूरल बनते हुए नजर आएंगे। जैसे मैन एक प्लूरल वर्ड है और मैन प्लूरल बना है मैन से, MAN मैन, जो कि सिंगुलर नाउन है, उसका प्लूरल है मैन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, बहुत हल्का सा फर्क आता है बोलने में। जब हम मैन बोलते हैं MAN मैन होता है और MEN मैन होता है, मैन। ऐसे ही वुल्व्स, वुल्व्स प्लूरल है जो कि सिंगुलर नाउन से बना है विच इज वुल्फ, वुल्फ। ऐसे ही फीट एक प्लूरल नाउन है जो कि फुट से बना है, यानी एक पैर, और दोनों पैर या ज्यादा पैरों की बात हो रही है तो होगा फीट। ऐसे ही चिल्ड्रन जो कि बना है सिंगुलर वर्ड चाइल्ड से। ऐसे ही नाइफ्स, छुरियां, एक से ज्यादा छुरियां, एक छुरी को हम बोलते हैं नाइफ। शीप, बाइनोकुलर्स और एजुकेशन, ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर भी और प्लूरल भी सेम ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। अब हम थोड़े और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगुलर वर्ड लिखे हैं बुली, बेरी, कैनरी, एलाई, सेक्रेटरी, थ्योरी। अब एक बात जो आप नोटिस करेंगे कि इनमें एक कॉमन पैटर्न है, यहाँ सारे ही वर्ड किस चीज से एंड हो रहे हैं, वाई से एंड हो रहे हैं सारे वर्ड्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब वाई से वर्ड एंड होगा और हमें उसको प्लूरल बनाना है तो क्या इस्तेमाल करना है, IES। IES का इस्तेमाल करते हुए ये सारे वर्ड हम प्लूरल कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जो Y से एंड होते हैं वर्ड और IES लगा के प्लूरल नहीं हो पाते, जैसे कि टॉय। टॉय Y से एंड होता है, लेकिन क्या आप इसको IES लगा के प्लूरल कर सकते हैं? नो। टॉय को प्लूरल करना है तो आप S लगाते हैं, आप लिखते हैं टॉयज। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है लार्वा, जो कि एक सिंगुलर वर्ड है, यानी कि एक लार्वा। लार्वा आपको पता होगा डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं बहुत सारे एनिमल्स की, उसको हम लार्वा कहते हैं, जैसे फिश का लार्वा या फ्रॉग का लार्वा या बटरफ्लाई का लार्वा। तो लार्वा सिंगुलर है, और अगर एक से ज्यादा लार्वा की बात करेंगे तो हम कहेंगे लार्वी। एनालिसिस, एक यानी सिंगुलर, एक एनालिसिस की बात हो रही है, बहुत सारे टाइम्स एनालिसिस करेंगे या बहुत सारी चीजों पे एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे SES लग जाता है, एनालिसिस। एनालिसिस, ये है एनालिसिस, ये है एनालिसिस। बैक्टीरियम, जब एक के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे हैं तो बैक्टीरिया, कभी भी S नहीं लगता, बहुत सारे स्टूडेंट बैक्टीरियाज लिखते हैं, विच इज रॉन्ग। बैक्टीरियम इज सिंगुलर, बैक्टीरिया इज प्लूरल। बाइसन, बाइसन, डाइस, डाइस, सीरीज एंड सीरीज। तो आपने देखा इन तीनों ही वर्ड्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कोई चेंज नहीं आया है, दोनों कैटेगरीज में ये तीनों वर्ड जैसे थे वैसे के वैसे हैं। तो एक बात जो इस कैटेगरी में नोट करने वाली ये है कि ये कैटेगरी हमारे कोई भी थंब रूल या कोई भी रूल को फॉलो नहीं करती है, ये एक इर्रेगुलर पैटर्न है। तो ये कौन से टाइप के नाउन हुए, इर्रेगुलर
प्लूरल नाउन नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसके बारे में अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, सिंगुलर वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है एल्कोव, यहाँ लिखा है एल्कोव्स, इसका प्लूरल। यहाँ लिखा है डॉर्म, यहाँ लिखा है डॉर्म्स, प्लूरल। वेटरन, प्लूरल है वेटरन्स। इंटेंशन, प्लूरल है इंटेंशंस। मेसन, मेसन्स। डेक, डेक्स। तो इसमें क्या कॉमन बात है इस कैटेगरी की कि सारे ही वर्ड्स को एस लगाकर प्लूरल किया गया है। एस ऐड किया एंड में, सारे वर्ड्स प्लूरल हो गए। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, एल्कोव का मैं मीनिंग बता दूं, हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड हो, आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज कर देगा। एल्कोव वो जगह होती है जो कि दीवार के अंदर बनाई जाती है। आपने शायद कभी किसी पुराने कैसल या टेम्पल्स या किसी पुराने ज़माने की बिल्डिंग के अगर फोटो देखा हो, तो दीवारों के अंदर जो स्पेसेस क्रिएट की जाती हैं उनको एल्कोव बोलते हैं। यहाँ लिखा है डॉर्म, तो अगर आपको डॉर्म नहीं पता, डॉर्म का मतलब होता है जो पर्पस हॉस्टल सर्व करते हैं वही पर्पस डॉर्म सर्व करते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट रिजाइड करते हैं उन जगहों को डॉर्म कहते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी में उन जगहों को डॉर्मेट्री या डॉर्म कहते हैं। डॉर्मेट्री इज कंप्लीट वर्ड, डॉर्म उसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन वो भी उतने ही पॉपुलरली यूज होता है। वेटरन कहते हैं कोई बहुत पुराना, अगर किसी फील्ड का आदमी है, जैसे कि मिलिट्री वेटरन, मिलिट्री में बहुत सालों से काम करता रहा है, या एक्टिंग वेटरन, एक्टिंग में बहुत सालों से काम करता रहा है, जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रखता हो, तो उन लोगों को कहते हैं वेटरन, एक्सपीरियंस्ड। इंटेंशन, इंटेंशंस यानी नियत, तो ये सारी चीजें किस तरह से प्लूरल हुई हैं, एस लगाकर। मेसन, मेसन कहते हैं स्किल्ड आर्टिसन को या मजदूर को। डेक कहते हैं शिप के फ्लोर को। तो ये सब एस लगा के आसानी से प्लूरल हो सकते हैं। अब एक और कैटेगरी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ब्रांच, और इसका प्लूरल है ब्रांचेस। सिंगुलर वर्ड है चर्च, इसका प्लूरल है चर्चेस। यहाँ लिखा है रैंच, इसका प्लूरल है रैंचेस। इधर है टैक्स एंड द प्लूरल वर्ड इज टैक्सेस। मार्श एंड मार्शेस, ट्रस एंड ट्रसेस। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो एक पैटर्न है, विच पैटर्न इज ई एस, ई एस। तो इन सभी वर्ड्स को ई एस लगा के प्लूरल किया गया है। अगर आपको रैंच का मतलब नहीं पता, लेट मी टेल यू। रैंच फार्म लैंड को बोलते हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में जो फार्म लैंड होता है जहां एनिमल को रेयर किया जाता है, एनिमल रेयरिंग होती है, उसको हम रैंच कहते हैं। मार्शेस यानी दलदल। ट्रस यानी ब्रिज का जो लोहे से बना हुआ पैटर्न होता है या बीम से बना हुआ पैटर्न होता है, या इस तरह के कहीं भी कोई बीम से बने हुए पैटर्न होते हैं, उसको ट्रस बोला जाता है। अब हम आते हैं अगली कैटेगरी पे, विच इज कलेक्टिव नाउन। Collective noun is a noun that functions as a singular noun while referring to a group of people or thing. अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसको एक बार जरा ब्रेक डाउन करके इसको समझ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है वो एक सिंगुलर नाउन की तरह फंक्शन करेगा, लेकिन हमेशा वो एक ग्रुप को डिस्क्राइब करेगा या एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उस ग्रुप में एनिमल्स हो सकते हैं, उस ग्रुप में बर्ड्स हो सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम उनको कलेक्टिवली एक साथ रेफर करते हैं या कलेक्टिवली उनके बारे में सेंटेंस में बात करते हैं, तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जब एक साथ एक ग्रुप में उनके बारे में बात की जाए तो वो कलेक्टिव नाउन है। और फिर हम उनको एक पर्टिकुलर वर्ड भी देते हैं
तभी तो वो कलेक्टिव नाउन बना, तभी वो एक सिंगुलर नाउन की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं अ फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जब बहुत सारी बर्ड्स एक साथ होती हैं तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है अ फ्लॉक। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है और आप देखें कि ये सिंगुलर की तरह ही एक्ट कर रहा है, सिंगुलर नाउन की तरह, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है ए, और ए कहाँ लगता है, सिंगुलर नाउन से पहले। तो सिंगुलर नाउन है अ फ्लॉक, लेकिन ये हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप को, यानी एक से ज्यादा की जब बात हुई होगी। अब ग्रुप में एक बर्ड तो होगी नहीं, बहुत सारी बर्ड हैं, तो वो बना हमारा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और मैं ये बात आपको बता दूं, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर बार, हर कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब भी इंग्लिश का पोर्शन होता है तो ये वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं और आपको यही चीज याद करनी होती है। ये जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ वैड ऑफ कैश, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये वर्ड आपको याद करने हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इंग्लिश की बुक्स में या इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे, आपको सब याद करना पड़ेगा। अ वैड ऑफ कैश क्या होता है, नोटों की गड्डी को बोलते हैं अ वैड ऑफ कैश। एक नोट होगा तो वो सिंगुलर एक नोट हो गया, लेकिन जब बहुत सारी नोट एक साथ इकट्ठा होंगे, एक गड्डी बन गई, तो वो कलेक्टिव हो गया ना। तो एक गड्डी जब बनी तो वो एज अ सिंगुलर नाउन एक्ट करेगी, लेकिन उसमें काफी सारे नोट होंगे, तो इसलिए क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स का झुंड, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी भी बहुत होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर गैलेक्सी की बात करेंगे तो ये सिंगुलर नाउन की तरह एक्ट करेगा और हम इसको कह सकते हैं अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। एक और एग्जाम्पल है अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। तो स्कूल में स्पेशली जो चर्चेस या जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, वहाँ पे जो चर्च में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं उसको जो परफॉर्म करता है उस ग्रुप को कहते हैं क्वायर, क्वायर ऑफ सिंगर्स। तो बहुत सारे सिंगर्स जब होंगे उसके ग्रुप को बोलेंगे अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। अब हम आते हैं कंपाउंड नाउन पे। कंपाउंड नाउन combines two or more words in one. Compound nouns can appear as a single word, multiple word used separately, or words connected by hyphens. Compound noun क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड को मिलाकर बनाए जाएं, जिसमें के दो वर्ड्स, दोनों ही वर्ड्स नाउन भी हो सकते हैं, एक नाउन या एक वर्ब हो सकता है, एक नाउन या एक एडजेक्टिव हो सकता है, किसी भी तरह के हो सकते हैं वो, लेकिन वो फंक्शन करेंगे एज अ सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड की तरह फंक्शन करेंगे वो। आपको ये नहीं लगेगा कि ये दो अलग अलग वर्ड हैं जब वो इस्तेमाल होंगे। तो मल्टीपल वर्ड्स यूज सेपरेटली, आप उनको सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, डैश लगा के, हाइफन्स लगा के, वर्ड्स कनेक्टेड बाय हाइफन्स, और आप उनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है टूथपेस्ट, यहाँ कोई डैश नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, लेकिन वर्ड कितने हैं, दो। पहला वर्ड है टूथ, दूसरा है पेस्ट। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो क्या बन गया, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एक कंपाउंड नाउन हो गया। ऐसे ही यहाँ लिखा है ड्राई क्लीनिंग, एक डैश लगाकर दो अलग अलग वर्ड्स को एक ही नाउन बना दिया। अगर आप देखें इसमें क्या वर्ड है, एक है ड्राई, दूसरा है क्लीनिंग। जो ड्राई एक स्टेट है या एक एडजेक्टिव की तरह यूज के बताते हैं कि ये चीज ड्राई है, जब हम बोलेंगे कि कपड़े ड्राई हैं, ड्राई। और क्लीनिंग यानी कि साफ करना, जो कि एक वर्ब है। तो एडजेक्टिव और वर्ब को मिला के क्या बनाया, कंपाउंड नाउन। दूसरा है हेयर कट, हेयर एक नाउन हो गया, कट यानी वर्ब हो गया। तो लेकिन जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो बनेगा हेयर कट। ऐसे ही डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, मदर इन लॉ, स्काई डाइविंग, सभी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर बनाए गए वर्ड हैं, लेकिन वो एक्ट करते हैं एज अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल मीनिंग को वो कन्वे करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है काउंटेबल नाउन्स। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, वेदर सिंगुलर like a dog, a house, a friend, or plural, a few books, lots of oranges, etc.
तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी चीज आप काउंट कर पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यानी काउंटिंग या नंबर्स को यूज करते हुए प्रॉपर्ली काउंट कर पाए, एक पर्टिकुलर नंबर बता पाए, वो सारे ही नाउन आपके काउंटेबल नाउन कहलाए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है अ डॉग, और पीछे भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ जब भी ए लगा होगा तो पता चल जाएगा कि सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही यहाँ एक लिखा है अ हाउस, यानी एक हाउस। तो आप घर को भी काउंट कर सकते हैं, डॉग को भी काउंट कर सकते हैं, फ्रेंड को भी काउंट कर सकते हैं कि आपके कितने फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है, यहाँ लिखा है अ फ्रेंड यानी एक फ्रेंड। प्लूरल अ फ्यू बुक्स यानी कुछ किताबें, तो किताबों को भी आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 हाउ एवर मैनी बुक्स यू हैव, जितनी भी आपके पास किताबें हैं आप उसको 1 2 3 4 5 आसानी से काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही ऑरेंजेस को भी आप काउंट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई गॉट अ बुक एज माई बर्थडे प्रेजेंट, यानी मुझे एक किताब मिली मेरे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे। तो एक किताब मिली, ये बात हमें कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है। तो बुक आप काउंट कर सकते हैं, अ बुक। देयर आर 3 मॉल्स इन आवर टाउन, हमारे टाउन में 3 मॉल हैं, तो मॉल भी काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। Megan took a lot of photographs during the trip. A lot of photograph. अब फोटोग्राफ भी एक ऐसा नाउन है जो कि आप बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इसकी ऑपोजिट कैटेगरी जो कि है अनकाउंटेबल नाउन्स। ये ऑपोजिट इसलिए है क्योंकि ये काउंट नहीं किए जा सकते, एज सिंपल इज दैट। ये आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, जैसे नंबर्स पे आप कोई भी चीज़ काउंट करते हैं, ये नहीं काउंट की जा सकती। तो अब हम इसको किस तरह से क्वांटिफाई करें, यानी कैसे पता लगाएं उसकी तादाद का, या ये कितनी अमाउंट में मौजूद है। अब कोई भी चीज़ जो अनकाउंटेबल है उसका कैसे पता चले, तो उनको हम यूजुअली पता लगाते हैं, मेजर करने के लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, या फिर कुछ इस तरह के जनरल वर्ड है जो यूज करके हमें पता लगता है। जैसे कि यहाँ लिखा है वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर अगर हम कहेंगे तो हम उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, यानी बता पा रहे हैं कि कितना पानी। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, ये एब्सर्ड चीज है, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा एग्जाम्पल है चीज, तो चीज को आप ऐसे नहीं कह सकते 1 चीज 2 चीज 3 चीज, काउंट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे क्वांटिफाई करेंगे, आप बोल सकते हैं अ क्यूब ऑफ चीज, क्यूब कह सकते हैं आप उसको, या फिर आप कह सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ चीज, कोई यूनिट यूज कर सकते हैं मेजरिंग, जैसे कि 100 ग्राम ऑफ चीज। ऐसे ही वर्क, तो क्या आप ऐसे कभी कह सकते हैं कि आई हैव 1 वर्क, आई हैव 2 वर्क, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है, बिल्कुल एब्सर्ड बात है, एग्जिस्ट नहीं करती। आप ऐसे तो बोल सकते हैं कि आई हैव सम वर्क, यानी मेरे पास कुछ काम है, या आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, यानी मेरे पास बहुत काम है। तो सम या लॉट ये चीजें क्वांटिफाई कर देंगी कि आपके पास कितना काम है, यानी अंदाजा हो जाएगा। अब आती है हैप्पीनेस। कभी हैप्पीनेस को गिनते देखा है किसी को कि मेरे पास 1 खुशी है या मेरे पास 2 खुशी हैं? ये भी एक बिल्कुल एब्सर्ड बात है। हैप्पीनेस को किस तरह से क्वांटिफाई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे वर्क को किया। आई विश यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यानी आपको बहुत सारी खुशियां मिले। वैसे ये एग्जाम्पल यहाँ लिखा है आई ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, तो हम यहाँ ये नहीं लिख सकते कि हम 4 पानी पीते हैं, हम यहाँ ये लिखेंगे कि हम 4 लीटर पानी पीते हैं। लीटर जो है एक यूनिट है मेजरिंग, जिससे हम वाटर को क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यूनिट या कुछ वर्ड यूज करके हम उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो चीजें काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। तो अब हमारे लेक्चर का मेन पार्ट तो खत्म हो गया है। जितने भी कैटेगरी थी नाउन की वो हमने सब आज कवर कर ली। लेकिन अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है टुडेज वर्ड्स। तो इस सेक्शन में हमारा पहला वर्ड है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मीनिंग देख लेते हैं। अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर और रूइन, यानी कि ऐसी स्टेट या ऐसी किसी भी चीज या बिल्डिंग की फॉर्म जो बिल्कुल तबाह या बर्बाद हुई हो।
और ये कब होता है? जब कोई भी चीज बहुत पुरानी हो जाए, जैसे कि अ डिलैपिडेटेड कैसल, यानी खंडर की फॉर्म में बिल्कुल कैसल, एकदम तबाह और बर्बाद हुआ, उसकी जो स्टेट है वो बिल्कुल रूइंड है, तो वो होगा अ डिलैपिडेटेड कैसल। अब इसके थोड़े साइनोनिम्स देख लेते हैं। यहाँ लिखा है टम्बल डाउन, बैटर्ड, worn आउट, ramshackle। अब ये सारे ही वर्ड्स ये नॉर्मली हम नहीं यूज करते, जो हमारी आम भाषा जिसे हम कहते हैं, ये वर्ड्स नहीं यूज करते। ये वर्ड्स आप याद करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी एनरिच होगी और आपको पेपर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कभी भी आप कोई इस तरह का वर्ड पेपर में एनकाउंटर करते हैं और आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना और प्रैक्टिस करी है, तो ये सारे ही वर्ड्स आपको ज़रूर काम में आएंगे। तो डिलैपिडेटेड के साइनोनिम्स को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। टम्बल डाउन, बैटर्ड, worn आउट, ramshackle। इसके एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड है इंटैक्ट या न्यू। तो अगर कोई भी चीज बिल्कुल ही worn आउट या बर्बाद हुई है या रूइन हुई है, तो उसका ऑपोजिट जाहिर है क्या होगा? इंटैक्ट, यानी कोई भी चीज एकदम बिल्कुल पहले जैसी है, जैसी वो बनी थी बिल्कुल वैसे के वैसी इंटैक्ट चीज है। ऐसे ही न्यू उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर कोई चीज डिलैपिडेटेड है यानी वो बहुत पुरानी है, तो उसका ऑपोजिट या एंटोनिम क्या होगा? न्यू। अब दूसरे वर्ड पे आते हैं, वो है फैस्टिडियस। फैस्टिडियस ये वर्ड आपका पूछा गया था 2017 के पेपर में, इसका मीनिंग ही पूछा गया था, डायरेक्ट मीनिंग वाला क्वेश्चन था। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस तरह के वर्ड इंक्लूड करूं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ये AMU BCom में आया था ये वर्ड 2017 में, इसका मीनिंग पूछा गया था। इसका मीनिंग है वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी। समवन हु इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी, यानी एक एक अटेंशन पे एक एक डिटेल पे ध्यान देने वाला, एक छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी डिटेल पे जो ध्यान देते हैं, वो लोग फैस्टिडियस होते हैं, यानी ये उनकी क्वालिटी है। क्वालिटी है मतलब फैस्टिडियस एक एडजेक्टिव है जो हमारी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह के लोग जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अटेंशन टू डिटेल के लिए, वो होते हैं फैस्टिडियस। इसके साइनोनिम है स्क्रूपुलस, पंक्टिलियस एंड पेडेंटिक। ये भी सब वर्ड्स जनरली हम यूज नहीं करते, तो ये भी आप याद करें तो अच्छा है। ये एग्जामिनेशन में इस तरह के वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं स्लॉपी। स्लॉपी जो किसी भी काम पे ध्यान नहीं देता, किसी भी तरह से बस काम खत्म हो जाए। केयरलेस, सेम गोज फॉर केयरलेस ऑल्सो, केयरलेस का भी यही मतलब है। अनसिस्टमैटिक, किसी भी तरीके से काम नहीं होता, बस काम होने से मतलब है। अटेंशन टू डिटेल तो भूल ही जाए, बस काम हो जाए कैसे ही। अनसिस्टमैटिक लोग जो होते हैं, ये इसका एंटोनिम हो गया। अब तीसरे वर्ड पे आते हैं एक्सटेसी, एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ जॉय, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी वाली फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट जॉय, तो वो होता है एक्सटेसी का मीनिंग। अब इसके हम साइनोनिम देखते हैं। साइनोनिम है इलेशन, ब्लिस, यूफोरिया। बिल्कुल सेम मीनिंग है, तभी ये साइनोनिम है, एकदम बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। यूफोरिया और एक्सटेसी तो बिल्कुल आपस में एक्सचेंज होके भी यूज किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि साइनोनिम और जो वर्ड होता है उसके स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं, लेकिन एक्सटेसी और यूफोरिया का मीनिंग बिल्कुल ही सेम है। अब एंटोनिम उसका होगा डिस्पेयर या मिजरी, यानी किसी को बहुत दुख है या बहुत ज़्यादा सौरो में है, बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला है कोई, तो वो एक्सटेसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेसी में बहुत ज़्यादा जॉय होता है, तो उसका उल्टा होगा मिजरी और डिस्पेयर। अब हमारा फोर्थ वर्ड है ड्राउजी। ड्राउजी का मीनिंग होता है स्लीपी या लेथार्जिक, यानी कोई बहुत नींद में है या बहुत ज़्यादा थका हुआ है नींद की वजह से, यानी बहुत लेजी है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना एकदम स्लॉगिश, लेथार्जिक, ज़्यादातर सोफे पे बैठ के वीडियोस देखते हैं और चिप्स खाते हैं, और ऐसा हम सभी ने किया होगा, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्टिव होना चाहिए। तो उसके जो साइनोनिम है वो है सोमनोलेंट और फटीग्ड, यानी थकान से भरा, एकदम लेजी, और एंटोनिम है एक्टिव और वेकफुल। और एक्टिव और वेकफुल
वो स्टेट होती है जब हम सारे काम अपने बहुत ही एनर्जी के साथ कर पाते हैं। सो ये ड्राउजी का उल्टा हुआ। और फिफ्थ वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज भी पूछा गया था 2017 के पेपर में। ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, ये एक क्वेश्चन का पार्ट था। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था। और ऑस्ट्रेसाइज का मीनिंग होता है एक्सक्लूड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। आपने सुना होगा पहले के ज़माने में कभी कभी सोसाइटी से लोगों को एक्सक्लूड या बैन कर दिया जाता था। लोग उनसे मिलना जुलना ख़त्म कर देते थे। अगर कोई उन्होंने काम ऐसा कर दिया जो सोसाइटी को पसंद नहीं है तो उनको बैन कर दिया जाता था सोसाइटी से, उनसे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाता था। तो उस वर्ड को बोलते हैं ऑस्ट्रेसाइज। और इसके सिनोनिम होते हैं एक्सक्लूड, शन, एग्जाइल और बैन। और इसके एंटोनिम होते हैं वेलकम एंड एक्सेप्ट। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी पढ़ा, वो आपको समझ में आया होगा। आई वुड रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस डेली। ये सारी चीज़ें आप डेली प्रैक्टिस करें, अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं इन चीज़ों को, तब आप ये चीज़ें रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हम फ्लुएंटली इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हमारी लाइफ का पार्ट है। इसी तरह से जो वर्ड्स आपने आज पढ़े या जो चीज़ें आपने आज पढ़ी उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो आप रिटेन कर पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।